नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। भारत की वायुसेना के लिए वेपनाइज यानी कि हथियारबंद हॉक आई को बनाया जा रहा है, जो कि भारतीय वायुसेना में ऑलरेडी आपको मालूम ही है कि फ्लीट्स की कमी है, तो उसको पूरा करने के लिए ये जो हॉक आई ट्रेनर विमान है उनको इंटीग्रेटेड किया जाएगा अत्याधुनिक हथियारों से। और ये बहुत अच्छा फैसला भी है HAL के द्वारा। आपको बता दें कि HAL हॉक आई विमान पर हथियारों को इंटीग्रेशन करने के लिए वायुसेना के साथ भी बातचीत कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हॉक आई योजना में AIM-132 एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी कि ASRAAM को लगाया जाएगा, खास करके इसके विंग टिप पर। इसके अलावा हॉक आई अपने पंखों यानी कि विंग या फिर फ्यूजलेस यानी कि धड़ के नीचे 3 टन हथियार या फिर ईंधन ले जाने में सक्षम होगा। इस तौर पर इसे डिजाइन किया गया है। और अभी हाल ही में HAL ने हॉक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 का सफल परीक्षण किया था। रिसर्च सेंटर इमरत DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी स्टैंड ऑफ हथियार भारतीय हॉक MK-132 से दागा गया पहला स्मार्ट हथियार है। 125 किलोग्राम श्रेणी का एक लॉन्च उन्नत सटीक स्ट्राइक करने वाला हथियार है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के हवाई क्षेत्र की संपत्ति जैसे कि रडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक, रनवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर हमला करके उसे नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 100 का पहले जागुआर विमान से भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। HAL आत्मनिर्भर भारत अभियान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इस विमान पर DRDO के द्वारा विकसित किए गए हथियारों का भी इंटीग्रेशन चल रहा है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने अभी तक अपने हॉक ट्रेनर्स को हथियार देने के लिए किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली नहीं हुआ है भारतीय वायुसेना और HAL के बीच में कि इस हॉक जो ट्रेनर विमान है इन पर हथियारों को इंटीग्रेटेड करना है। लेकिन घटते हुए बेड़े, जैसे कि मैंने बताया कि उसे देखते हुए 100 से अधिक हॉक उन्नत जेट ट्रेनर विमान की पेशकश भारतीय वायुसेना को की जा सकती है और उनकी बजटीय बाधाओं को पूरा करने के लिए कम लागत वाले घरेलू समाधान का ये प्रस्ताव भी है। भारत को 2 फ्रंट की लड़ाई लड़नी है, तो ऐसे में हॉक आई ट्रेनर विमान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है अपने कॉम्बैट रोल में। HAL के सूत्रों ने कहा कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण हॉक बेड़े के साथ किया जा रहा है, लेकिन ASRAAM मिसाइलों के जुड़ने के बाद इसकी हवाई युद्धक क्षमता बढ़ जाएगी। आपको बता दें कि हॉक आई HAL का आंतरिक रूप से वित्त पोषित प्रोग्राम है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को हॉक के लिए एक अपग्रेडेशन और युद्धक क्षमता की पेशकश करता है, जो कि इसे एक उन्नत जेट ट्रेनर में परिवर्तित भी करता है और संघर्ष के दौरान ये एक शक्तिशाली कॉम्बैट प्लेटफॉर्म में अपनी भूमिका निभा सकता है, खास करके सेंसर्स और हथियारों के माध्यम से। यानी कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। HAL के द्वारा ये प्रस्ताव भी बहुत अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि घटते विमानों के बेड़े की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और किसी भी तरीके से युद्ध की स्थिति में ये ट्रेनर विमान एक मल्टी रोड फाइटर का रोल निभा सकता है। दोस्तों, आपको HAL का ये प्रस्ताव कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि तीनों रक्षा बलों की एकजुटता यानी कि ज्वाइंटनेस बेहद जरूरी है, जो कि पहले की तुलना में आज के समय में युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि युद्ध की प्रगति बदल रही है और थल, जल, वायु, अंतरिक्ष और साइबर जैसे क्षेत्रों में तमाम विपरीत परिस्थितियों में इसकी भागीदारी अहम हो जाती है। यही कारण है कि तीनों सेवाओं का साथ आना पहले की तुलना में अब और कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। नौसेना प्रमुख ने कहा कि सैन्य मामलों के विभाग और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी कि CDS पद की शुरुआत के साथ ही महत्वपूर्ण रक्षा सुधार हुए हैं और जल्द ही थिएटर कमान, जिसमें कि तीनों सेनाओं की भागीदारी होगी, उसका गठन होगा। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है कोस्ट गार्ड को लेकर। भारतीय कोस्ट गार्ड के जहाज सजग को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने कमीशन कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार सजग 105वें अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। स्वदेशी रूप से निर्मित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए मेक इन इंडिया के तहत ICG शिप सजग के रूप में एक नया पहरेदार मिल गया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे पूरी तरह से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। आपको बता दें कि सजग का अर्थ होता है सतर्क रहना। ये शिप उन्नत तकनीक, नेविगेशन, संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से लैस है। ICG के अनुसार पोत 40/60 बफोर्स तोप और FCS के साथ 2 12.7 mm की SRCG तोपों से लैस है। जहाज एक इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम यानी कि IBS, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IPMS, पावर मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि PMS और हाई पावर एक्सटर्नल फायर फाइटिंग सिस्टम से भी लैस है। शिप को एक ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर और 4 हाई स्पीड वाली नौकाओं को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही साथ जिसमें बोर्डिंग ऑपरेशन, सर्च और रेस्क्यू, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्त के लिए 2 इन्फ्लेटेबल नावें भी शामिल है। शिप समुद्र में तेल रिसाव को रोकने के लिए प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों को ले जाने में भी सक्षम है। आपको बता दें कि ICGS सजग की कमान उप महानिरीक्षक
संजय नेगी के पास है और ये शिप 12 अधिकारियों और 99 सैनिकों के द्वारा संचालित किया जाएगा और इससे भारतीय तटरक्षक बल की परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी। अगली अपडेट जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। उन्होंने जिले के गोनवापोरा इलाके में जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। हालांकि मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना के बाद इस इलाके की घेराबंदी की गई और तलाशी अभियान जारी किया गया, लेकिन आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। साथ ही इन आतंकवादियों के पास से गश्ती के दौरान आईईडी भी बरामद किया गया, जिसे सेना ने तुरंत निष्क्रिय कर दिया। आपको बता दें कि सोपोर में भी मुठभेड़ शुरू हो चुकी है, जहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। हथियारों की तस्करी को नाकाम करते हुए 3 AK-47 राइफल, AK-47 की 6 मैगजीन और 4 पिस्टल और पिस्टल की 9 मैगजीन बरामद की गई हैं और पुलिस ने संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर दिया है। अगली अपडेट पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, जहां पाकिस्तान अपनी ही चाल में फंस गया। नवंबर 2018 में कराची स्थित चीन के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला हुआ था और इसमें पाकिस्तान ने भारत का नाम लिया, लेकिन वो इसे साबित नहीं कर सका। एंटी टेररिज्म कोर्ट पाकिस्तान ने अभियोजन पक्ष द्वारा बलूच लिबरेशन आर्मी के संदिग्ध सदस्यों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के द्वारा गवाह पेश करने में नाकाम रहने पर कड़ी फटकार लगाई है। इस आरोप पत्र में कहा गया था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मिलीभगत से चीन के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया गया। इसका मकसद चीन और पाकिस्तान के रिश्तों को नुकसान पहुंचाना था और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में बाधा डालना था। आपको बता दें कि एंटी टेररिज्म कोर्ट 7 के जज ने इस मामले में जांच अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वे अगली सुनवाई के दौरान 7 जुलाई को शिकायतकर्ता का अदालत में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। समन जारी होने के बावजूद भी पिछली 4 सुनवाई में से वे अदालत में उपस्थित नहीं रहे हैं। अदालत ने जनवरी में 5 लोगों पर हमलावरों को हथियार ठिकाने और नकदी मुहैया कराने का आरोप लगाया था। भारी हथियार से लैस 3 आतंकवादियों ने 23 नवंबर 2018 को चीन के वाणिज्यिक दूतावास पर हमला किया था। इसके अलावा उन्होंने ग्रेनेड से भी हमला किया था। इसमें पाकिस्तान के 2 सुरक्षा कर्मियों समेत 4 लोग मारे गए, लेकिन अब फटकार लग गई है उल्टा पाकिस्तान को, जिसमें वो रॉ का हाथ बता रहा था, असल में वो उसी के यहाँ के दहशतगर्द निकले। अगली अपडेट की बात करते हैं तो अमेरिका को लेकर आ रही है। यूरोप में तैनात अमेरिका के महाविनाशक परमाणु हथियारों की गोपनीयता अब खतरे में पड़ गई है। अमेरिकी परमाणु बमों की सुरक्षा के लिए तैनात सैनिकों ने याद रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लोकप्रिय वेबसाइट पर फ्लैश कार्ड बनाया। इसमें उन्होंने परमाणु हथियार की ठीक जगह और अत्यंत गुप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी डाल दिया, जो कि अब सार्वजनिक हो गया है। इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट बेलिंगकैट ने अमेरिकी सैनिकों की इस भारी गलती का खुलासा किया है। विभिन्न जगहों पर बनाए गए शेल्टर से खुद को परिचय कराने के लिए चेक प्रेप, क्विजलेट और क्राम वेबसाइट पर अमेरिकी सैनिकों ने डिजिटल फ्लैश कार्ड बनाया। इसमें उन्होंने परमाणु बमों के ठिकानों, सुरक्षा प्रोटोकॉलों के शेड्यूल्स और पहचान संख्या डिटेल में भी डाल दिया था। आपको बता दें कि यूरोप में अमेरिका के 6 परमाणु ठिकाने हैं और अब इनका खुलासा हो चुका है कि ये कहां पर है। इन ठिकानों पर परमाणु बम रखे जाते हैं। साथ ही ये भी पाया गया है कि चेक वेबसाइट पर 70 फ्लैश कार्ड हैं और इसका नाम स्टडी दिया गया था। इसमें नीदरलैंड में स्थित वोल के लिए हवाई ठिकाने पर बने शेल्टर्स की पूरी जानकारी थी। इन्हीं शेल्टर्स के अंदर परमाणु बम रखे गए हैं। एक फ्लैश कार्ड में कम से कम 11 परमाणु बम होते हैं और इन 11 परमाणु बमों में से 5 गर्म है, बाकी 6 अन्य ठंडे हैं। एक और फ्लैश कार्ड में इटली के एवियोना एयरबेस, तुर्की, बेल्जियम और जर्मनी के अमेरिकी परमाणु ठिकानों के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ कार्ड के अंदर सुरक्षा कैमरे जैसी गोपनीय जानकारी भी बता दी गई है। अब इस खुलासे के बाद बवाल मचा हुआ है। ये जानकारी सार्वजनिक तो हो गई है, लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका को ऐसे ही सुपर पावर नहीं कहा जाता और उसने परमाणु हथियारों को यूरोप और कई देशों में तैनात करके रखा हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है तुर्की, यानी कि तुर्की जो कि नाटो का सदस्य है, और ऐसा भी आप समझ सकते हैं जो नाटो गठबंधन है उसके जो सदस्य देश हैं उन्हीं देशों के अंदर ये परमाणु बम रखे गए हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि समझ से बाहर है। इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है अमेरिका की, और इस खुलासे के पीछे भी ये सवाल उठाया जा सकता है कि इसमें शायद ही अमेरिका का कोई हाथ हो। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो इसरो को लेकर आ रही है। लॉकडाउन की वजह से दोस्तों इसरो का काम बहुत ही प्रभावित हुआ है और ऐसे में अब टेंशन ये थी कि क्या भारत गगनयान के अनक्रू मिशन को, यानी कि मानव रहित मिशन को अंजाम दे पाएगा या नहीं, इस बारे में जानकारी सामने आई है। हालांकि इस साल इसरो के कई प्रोजेक्ट्स है, जिसमें कि 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, एक नेविगेशन सैटेलाइट, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1, 2 SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स और गगनयान मानव रहित मिशन। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ये सारे मिशंस प्रभावित हो चुके हैं। इसरो ने कहा कि लॉकडाउन के बाद ही इसरो का
गगनयान का जो अनक्रू मिशन है उसे लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अभी कुछ भी जल्दबाजी में कहना ठीक नहीं होगा। लॉकडाउन हटने के बाद हम इस स्थिति की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि मार्च के अंतिम सप्ताह में गगनयान के सलाहकार ने बताया था कि इसरो को बिना चालक दल के मिशन को देरी न करने की सलाह भी दी गई थी। इसके अलावा डेटा रिले सैटेलाइट यानी कि भारतीय रिले सैटेलाइट सिस्टम, जिसे कि IDRSS कहा जाता है, जो 2000 किलोग्राम वर्ग का है, इसे GSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अनुसार IDRSS, जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष से अंतरिक्ष पर नजर रखने और सभी अंतरिक्ष संपत्तियों के संचार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसका सबसे पहला लाभार्थी गगनयान मिशन होगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।